चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपने आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री के अनुसार कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 2027 तक होगा चालू। तो इस प्रोजेक्ट को भारत और म्यांमार ने मिलकर तय किया। यह प्रोजेक्ट भारत के पूर्वी बंदरगाह से म्यांमार होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक सामान पहुंचाने के लिए एक मल्टी मॉडल परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। देखते हैं इसके विषय में। इस पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। नोडल मंत्रालय है विदेश मंत्रालय। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। पारगमन घटक तो जलमार्ग घटक कलादान नदी पर तथा सितवे बंदरगाह राखीन म्यांमार से म्यांमार में पलेतवा तक। सड़क घटक तो पलेतवा से लेकर मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर जोरिन पुई तक। भारत के लिए केएमटीटीपी का महत्व देखते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक अलगाव समाप्त करेगा। यह क्षेत्र चिकन स्नेक केवल 21 किलोमीटर का संकीर्ण गलियारा के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है और शेष चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। यह प्रोजेक्ट इस अलगाव को कम करेगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। यह नीति 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी एशिया और पड़ोसी देशों से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाना है। लॉजिस्टिक्स लागत और समय में कमी तो कोलकाता से आइजोल तक सामान पहुंचाने में लगने वाला खर्च और समय 50% से भी ज्यादा कम हो जाएगा। उत्तर पूर्व को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करेगा तो इससे व्यापार बढ़ेगा, खासकर विनिर्माण और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं। तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, यह मणिपुर भारत के मोरे को म्यांमार होते हुए थाईलैंड के मायसोट से जोड़ता है। प्रोटोकॉल ऑन इंग्लैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता है। इसके तहत एक देश के आंतरिक जलमार्ग पोत दूसरे देश के तय जलमार्गों पर चल सकते हैं। अन्य बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटरयान समझौता, बांग्लादेश के चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन आदि। फिर नेक्स्ट है, बाढ़ की व्यापकता आकार और तीव्रता में बदलाव हो रहा है। यह जानकारी आईआईटी दिल्ली और रुड़की द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आई है। इसके तहत देश भर में स्थित 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पाया गया है कि पिछले 40 वर्षों में भारत में नदीय बाढ़ की स्थिति में बदलाव आया है। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। बाढ़ की तीव्रता में गिरावट, लगभग 74% निगरानी स्टेशनों से बाढ़ की तीव्रता में कमी के रुझान प्राप्त हुए हैं, जबकि 26% से वृद्धि के रुझान प्राप्त हुए हैं। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई है। क्षेत्र विशेष रुझान तो पश्चिमी एवं मध्य गंगा बेसिन मानसून के दौरान बाढ़ में प्रति दशक 17% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा वर्षा और मिट्टी की नमी के कमी के कारण हुआ है। नर्मदा बेसिन बाढ़ की व्यापकता में लगातार गिरावट हुई है। ऐसा मुख्यतः बांध निर्माण के कारण हुआ है। मराठवाड़ा क्षेत्र तो मानसून के दौरान नदी के जल प्रवाह में 8% और मानसून पूर्व मौसम के दौरान 31% की कमी हुई है। मानसून पूर्व बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि तो मालाबार तट, केरल व तमिलनाडु क्षेत्र में मानसून पूर्व बाढ़ की तीव्रता में प्रति दशक 8% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसा मानसून पूर्व वर्षा में वृद्धि के कारण हुआ है। इससे चलियार, पेरियार, भरतपूजा आदि नदियां प्रभावित होती हैं। बाढ़ आने के समय में बदलाव तो इसमें ऊपरी गंगा क्षेत्र में बाढ़ आने में देरी, मध्य भारत में बाढ़ का समय से पहले आना और दक्षिण भारत में आमतौर पर बाद में बाढ़ आने जैसी घटनाएं देखने को मिली है। इसके प्रभाव जलाशय एवं जल सुरक्षा पर प्रभाव तो बाढ़ में कमी से जलाशय के जलस्तर में कमी आ सकती है। इससे जलापूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत पर प्रभाव पड़ सकता है। बाढ़ प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक बदलाव करना तो इसमें अग्रिम चेतावनी, ग्रीन बफर्स, स्मार्ट नियोजन और मजबूत अवसंरचना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट न्यूज है, एफएओ ने कृषि खाद्य प्रणालियों में युवाओं की स्थिति नाम से रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट युवाओं और कृषि खाद्य प्रणालियों के बीच तालमेल बिठाने का आकलन करती है ताकि युवाओं 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के 1.3 बिलियन युवाओं में से लगभग 85% कम आय वाले देशों में रहते हैं और लगभग आधे यानी 46% युवा अभी भी ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं तो आर्थिक समृद्धि, युवाओं के कृषि खाद्य प्रणालियों में भागीदारी बढ़ने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1.4% की वृद्धि हो सकती है। इससे लगभग 45% योगदान युवाओं की भागीदारी से आने की संभावना है। युवाओं की भागीदारी 44% कामकाजी युवा रोजगार के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर है, जबकि कामकाजी वयस्कों के लिए यह आंकड़ा 38% है। कृषि खाद्य प्रणालियों में कामकाजी युवाओं की कमी वर्ष 2005 में कामकाजी युवाओं की 54% भागीदारी थी, जो 2021 में घटकर 44% रह गई। खाद्य सुरक्षा तो यह वर्ष 2014 से 16 के 16.7% से बढ़कर 2021-23 में 24.4% हो गई।
कृषि में युवाओं की भागीदारी के समक्ष चुनौतियां, तो सामाजिक दर्जा, उदाहरण के लिए किसानों को अक्सर निम्न सामाजिक दर्जे वाला माना जाता है। जलवायु परिवर्तन, उदाहरण के लिए इससे जुड़े जोखिम युवाओं को हतोत्साहित करते हैं। असंतुलित आंतरिक प्रवासन, उदाहरण के लिए भारत में 16 से 40 वर्ष के अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अल्पकालिक प्रवासन में अधिक होते हैं। महिलाओं से संबंधित असमानता, उदाहरण के लिए महिलाएं अक्सर विरासत में मिली भूमिका का अपना हिस्सा अपने भाइयों के पक्ष में छोड़ देती हैं। भूमिहीनता, उदाहरण के लिए अधिकांश युवा भूमिहीन है और किराए की भूमि पर खेती करते हैं। देखते हैं युवा समावेशी कृषि खाद्य प्रणालियां, तो उचित नौकरियों की आपूर्ति बढ़ाना, आघातों के प्रति लचीलापन मजबूत करना, युवाओं के कौशल और प्रशिक्षण में वृद्धि, ये है व्यापकता आधारित कृषि खाद्य प्रणाली का परिवर्तन। देखते हैं युवा सशक्तिकरण, तो खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना, युवाओं की अभिव्यक्ति और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना, युवाओं की संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना। ये बात की हमने युवा समावेशी कृषि खाद्य प्रणालियों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में मिजोरम के हंथियाल जिले को उत्तर पूर्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बताया गया है। साथ ही मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर यानी अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। यह वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की दिशा में एक अहम कदम है, जिसमें निचले स्तर से ऊपर की ओर विकास की नीति को अपनाया गया। एसडीजीएस को स्थानीय स्तर पर लागू करने का महत्व, तो मुख्य कार्यस्थल के रूप में स्थानीय क्षेत्र, राज्य स्तर पर तैयार किए गए विजन और एजेंडा दस्तावेजों के माध्यम से लक्ष्य तय किए जाते हैं तथा गांव स्तर की निगरानी समिति के जरिए इनकी निगरानी की जाती है, जैसे मिजोरम का उदाहरण। नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण राज्य सरकारें, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच सेतु का काम करती है। इससे सिविल सोसाइटी, शैक्षणिक जगत और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, तो राज्य बजट को एसडीजीएस लक्ष्यों के अनुरूप बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। विविध क्षेत्रों के बीच असमानता को दूर करना, तो स्थानीय स्तर पर जब लक्ष्य पूरे होंगे तो क्षेत्र के भीतर व जिलों के बीच की असमानता भी कम होगी तथा राष्ट्रीय औसत के साथ तालमेल स्थापित होगा। एसडीजीएस को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मुख्य चुनौतियां, तो वित्त की कमी, नगर पालिकाओं के बजट में कई जरूरी प्राथमिकताएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा, सफाई आदि। इसके कारण सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं को पर्याप्त फंड नहीं मिल पाता। पर्यावरण को ध्यान में रखना, तो स्थानीय सरकारों को आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता, अप टू डेट सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के अभाव के कारण सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। स्थानीय शासन को मजबूत करके और नवीन वित्तीय उपायों को अपनाकर एसडीजीएस को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद मिल सकती है। इससे हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। भारत और एसडीजीएस का स्थानीयकरण, तो नीति आयोग यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके प्रयासों में एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एजेंडा 2030 आदि शामिल है। सरकारी पहलें और योजनाएं, तो पंचायत प्रगति सूचकांक, राष्ट्रीय योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य स्तरीय योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना असम आदि। फिर नेक्स्ट है उद्योग 4.0 से संबंधित प्रौद्योगिकियां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व्यापक बदलाव ला सकती हैं। ये जानकारी एसोचैम पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में दी गई है। इसमें बताया गया है कि वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार का मूल्य 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2025 होने के बावजूद भी फसल कटाई के बाद होने वाले अत्यधिक नुकसान, प्रसंस्करण संबंधी सीमित अवसंरचना आदि के कारण खाद्यान्न की कमी बनी हुई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, तो खाद्यान्न की बर्बादी और खाद्य जनित बीमारियां। इससे लगभग क्रमशः 936 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। आपूर्ति श्रृंखला की खामियां, तो भारत में फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.53 ट्रिलियन रुपए मूल्य की कृषि उपज का नुकसान होता है। उच्च परिचालन और पर्यावरणीय लागत, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और जल की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रसंस्करण में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों से लाभ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका। इससे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना खाद्य निरीक्षण, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि जैसे बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित तरीके से किया जा सकता है। उपभोक्ता बाजार के रुझान, तो नवीन प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके विकसित अधिक शेल्फ लाइफ और पोषण युक्त स्मार्ट खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, तो ब्लॉकचेन का उपयोग करके हितधारक रियल टाइम में लेन देन को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे डेटा की सटीकता सुनिश्चित होती है। बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करना, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2050 तक बढ़कर लगभग 9.8 बिलियन तक हो सकती है। इन तकनीकों के लाभों के बावजूद इन्हें अपनाने से जुड़ी परिचालन संबंधी और विनियम के चुनौतियां कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए ऐसे में बेहतर कानून जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और कुशल कार्यबल आदि के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक तो औसत वार्षिक वृद्धि दर यह पिछले 8 वर्षों में 2022-23 तक लगभग 5.35% रही है। कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा यह 2023-24 में 23.4% रहा है। सरकारी योजनाएं इसमें पीएम किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना आदि शामिल है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सरकार द्वारा उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अधिसूचित करने पर आपत्ति जताई गई थी। इसके विषय में देखते हैं। इसमें शत्रु को ऐसे देश यानी और उसे नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो, जैसे पाकिस्तान और चीन। भारत में शत्रु संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है जो वर्तमान में शत्रु देश या शत्रु देश के नागरिक या शत्रु देश की कंपनी के स्वामित्व में हो या उनकी ओर से किसी और के संरक्षण में हो या प्रबंधित की जा रही हो। यह कानून ऐसी संपत्तियों को भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप देता है। अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। शत्रु देश का कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस, चाहे वह भारत का नागरिक हो या ना हो या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश ना हो। ऐसा व्यक्ति जो पहले शत्रु देश का नागरिक था लेकिन बाद में उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो। फिर नेक्स्ट है लाल सागर। तो लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर नए हमले हुए हैं और यमन के हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को डुबोने का दावा किया। इसके विषय में देखते हैं। यह हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में मौजूद एक सीमांत सागर है। यह बाब अल मंदेब जलदमरूमध्य के माध्यम से अदन के खाड़ी से और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तटीय देश पश्चिम में मिस्र, सूडान और इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में इजराइल और जॉर्डन अकाबा की खाड़ी के माध्यम से तथा पूर्व में सऊदी अरब और यमन। उत्तरी भाग में विभाजन। लाल सागर अपने उत्तरी भाग में 2 भागों में विभाजित हो जाता है, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी उत्तर पूर्व में। इसमें विश्व का सबसे अधिक खारा समुद्री जल पाया जाता है। लाल सागर क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है तथा इसमें नदियों के माध्यम से जल भी नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है जामाटा। तो जापान का तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा संयुक्त युद्धाभ्यास जामाता में भाग लेने के लिए चेन्नई पहुंच गया है। जापानी भाषा में इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। यह जापान और भारत तटरक्षक बल के बीच संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास है। उद्देश्य है प्रभावी संयुक्त अभियानों के लिए परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, युद्ध कौशल को निखारना और इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट बैटरी पासपोर्ट। तो नीति आयोग ने प्रस्तावित बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क पर संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ बैटरी विनियमन 2023 में 2 किलोवाट घंटा से अधिक क्षमता वाली औद्योगिक बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। इसके विषय में देखते हैं। ये वास्तव में आधार संख्या जैसी है। बैटरी पासपोर्ट के तहत प्रत्येक बैटरी को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाती है। इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जैसे कि उत्पत्ति, शोध, प्रदर्शन क्षमता, संरचना, उपयोग, समाप्ति, अवधि आदि शामिल होती हैं। ये जानकारियां डिजिटल रूप से एक QR कोड में संग्रहित होती है। महत्व, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाया जा सके। भारत से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शी और सर्कुलर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। तो CDSCO ने उन 17 दवाओं की सूची जारी की है जो अनुपयुक्त होने या एक्सपायर होने की दिशा में नालियों से बहा देना चाहिए या टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए ताकि इंसानों और पालतू जानवरों को नुकसान होने से बचाया जा सके। इनमें ज्यादातर नशे की दवाइयां जैसे फेंटेनाइल, ट्रामाडोल, डायजेपाम आदि शामिल है। CDSCO के विषय में देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। दवाइयों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण का विनियमन मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों का कार्य है, जबकि नई दवाइयों की मंजूरी देने की जिम्मेदारी केंद्रीय प्राधिकरण की होती है। कार्य, दवाइयों के आयात को विनियमित करना, आयात, लाइसेंसिंग और विनियमन, नई दवाइयों और क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी देना, दवाई और कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाना, औषधि परामर्शदात्री समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठकें आयोजित करना। नेक्स्ट, ग्वाडालूप नदी। तो मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ ने अमेरिका के मध्य टेक्सास के कई क्षेत्रों, विशेषकर ग्वाडालूप नदी के किनारे भारी तबाही मचाई है। इसके विषय में देखते हैं। नदी टेक्सास के केर काउंटी में नॉर्थ और साउथ फोकस से निकलती है। इस नदी को झरनों से जल प्राप्त होता है। आगे बहती हुई यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में सैन एंटोनियो खाड़ी में मिल जाती है। कैनियन जलाशय और एडवर्ड्स एक्वीफर यानी बालकोन्स फॉल जोन सैन एंटोनियो भाग इसके जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। इस नदी में और इसके आसपास के क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आती रही है। इसी वजह से इसे
फ्लैश फ्लड एली नाम दिया गया है। फ्लैश फ्लड एली की विशेषताओं में खड़ी ढलान, अधिक वर्षा और उथली मृदा शामिल है जो बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को फंड की कमी के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विषय में देखते हैं। इस मिशन की शुरुआत 2019 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। लक्ष्य है देश के हर ग्रामीण परिवार को चालू अवस्था वाला नल आपूर्ति कनेक्शन देना। प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। ध्यातव्य है कि पेयजल राज्य सूची का विषय है, इसलिए जलापूर्ति के लिए योजना बनाना, मंजूरी देना, लागू करना, संचालन और रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। हालांकि भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। देखते हैं नेक्स्ट, मक्का। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 में मक्का के महत्व को रेखांकित किया। इसके विषय में देखते हैं। खरीफ फसल है, इस फसल का उपयोग भोजन और मवेशियों के लिए चारे दोनों के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जेनेटिक यील्ड क्षमता अन्य अनाजों से सबसे अधिक होती है। खेती के लिए आदर्श मृदा, तो इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट से लेकर गाद वाली दोमट मृदा उपयुक्त होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में काफी अच्छी तरह से उगती है। आदर्श पीएच मान है 5.5 से 7.5। आदर्श तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और मेक्सिको में भी मक्के की खेती की जाती है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है सूडान, राजधानी खार्तूम। तो संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि सूडान के उत्तरी दारफूर प्रांत की राजधानी एल फाशर में मानवीय संकट और भी बदतर होता जा रहा है। इसके विषय में देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। स्थलीय सीमाएं इसके उत्तर में मिस्र, पूर्व में इरिट्रिया और इथियोपिया, दक्षिण में साउथ सूडान, पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड तथा उत्तर पश्चिम में लीबिया स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं, समुद्री सीमा लाल सागर से लगती है। सबसे ऊंची चोटी मरहा पर्वत। प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, लौह के लघु भंडार, तांबा, क्रोमियम अयस्क, जस्ता, टंगस्टन, अभ्रक, चांदी, सोना। नील नदी और उसकी सहायक नदियां इस देश के अधिकांश हिस्से से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये बात की हमने सूडान की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।